नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफी सारे जिलों में सूखे का संकट है। इसी पर आज हम बात करेंगे, सूखे का टेंशन। अब की सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। मशहूर कवि नीरज जी की कविता के अनुसार कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी है। आपका, हम सबका है। पानी बरसने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मी जस की तस बनी हुई है। पशु पक्षी सब बेहाल हैं। वाटर लेवल लगातार डाउन हो रहा है। फसलों को नुकसान पहले ही हो चुका है। अब तो धरती के चिटकने की खबरें आ रही हैं। प्रतापगढ़ में धान के खेतों के चटकने की खबर ने बेचैन कर दिया है। कई छोटे छोटे बच्चों द्वारा जमीन पर बैठकर ईश्वर से बारिश की कामना की जा रही है, तो कहीं बुजुर्ग और जवान कीचड़ में लौटकर पानी बरसने की दुआ कर रहे हैं। हे ईश्वर, सूखी गगरी, बैल प्यासी या रब पानी दे आदि जुमलों से बरसात होने की मन्नतें मांगी जा रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग टोली बनाकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बारिश को लेकर जो लोग हैं वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। कई सारी जो प्राचीन एक तरीके हैं, कुछ लोग उसे अंधविश्वास से जोड़ते हैं, कुछ लोग उसे धार्मिक तरीके से जोड़ते हैं, परंपराओं से जोड़ते हैं। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां बेलावा पावर हाउस पर पहुंचकर गांव वालों ने, किसानों ने शाहगंज अम्बेडकर रोड पर जाम कर हंगामा किया। ध्वस्त चल रही बिजली सप्लाई के कारण खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से खेतों में लगी फसल सूख रही है, जिसके चलते नाराज किसानों का जन आक्रोश फूट पड़ा है। बरसात का पहला महीना आषाढ़ माह से शुरू होता है। आषाढ़ में जमकर बारिश होती है। इसी बारिश में धान की रुपाई के साथ साथ बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग और अरहर की बुआई किसान करता है। तो क्या समस्या आ रही है इस बार धान की फसल उगाने में? देखो, हमारे पास कोई साधन नहीं है। बारिश नहीं हो रही, कैसे धान लगाएं? नहर में क्या स्थितियाँ में हैं? पानी ही नहीं आता है। बिजली आ रही या नहीं? बिजली आ रही है, लेकिन बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, तो आप मतलब क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हमको सुविधाएं दें। अच्छा दादाजी, आप धान लगाए हैं कि अभी लगाने की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, तो बरसात कैसी हो रही दादाजी इस साल? हाँ, बारिश नहीं हो रही है, तो कैसे आप धान की फसल संभाल पाएंगे? नहीं संभाल रही है। बारिश की क्या स्थिति है अभी? कोई अच्छा, बारिश इस साल नहीं हो रही है। क्या वो धान की फसल अगर बारिश इस साल कम होती है, धान की फसल बेहद कमजोर हो सकती है? अच्छा, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बहुत कम मिल रही है। नहर में पानी? जो हाल प्रतापगढ़ का है वही हाल इटावा का भी है। इटावा में बारिश न होने से बन रहे सूखे के आसार, भीषण गर्मी एवं उमस के चलते जहां आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में बारिश न होने से किसानों की फसल पर पड़ रहा है बुरा असर। जहां फसल की बुआई का समय निकला जा रहा है, तो वहीं भीषण गर्मी और उमस से परेशानी के चलते ग्रामीण महिलाएं इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए खेतों में हल चलाकर, गीत गाकर बारिश के लिए पुरानी परंपराओं का सहारा ले रही हैं। बारिश के लिए ग्रामीण महिलाओं द्वारा इटावा में कई जगह खेतों में कंधे पर हल रखकर चलाया जा रहा है। बारिश होएगी। अच्छा, ऐसे में कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। धान गड़वे को है, मक्का का फैबे को है, परेशानी है बहुत। बहुत सूखा बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ये पहले कब से आप लोग करते आ रहे थे गांव देहात में? पहले होता गांव देहात में जई महीना में करते, आषाढ़ के महीने में, जई जून के महीने में करते बारिश, तब होती हम लोग औरतें मिलके हर चलाते, गाना बजाना करते। प्रसन्न होंगे? हाँ, प्रसन्न होंगे, तब बारिश होएगी। तो परंपरा चलती आ रही है शुरू से। इंद्रदेव की सेवा कर रहे हैं। ये पानी नहीं बरस रहा है, इसलिए
उनसे प्रार्थना मांग रहे हैं कि ये पानी बरसे और सूखा पड़ी है, जनता परेशान है, इसलिए ये हर चलाना जा रहा है। कितना आप लोगों को प्रभावित हो रही हैं फसलें, क्या क्या काम रुका हुआ है? फसलें ये मक्का है, बाजरा है और ये धान है, ये साका है, तो ये पानी बरसे ये साका हुआ। अब अगर ऐसे ही हालात लगातार बने रहे तो सूखे के कारण हाहाकार मच जाएगा। अगर खेतों में अनाज नहीं पैदा हो पाएगा तो हमें अनाज कैसे मिलेगा और फिर शुरू होगा भुखमरी का दौर। शबी हैदर, ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। तो लोग अपने अपने तरीके से इंद्र देवता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई कीचड़ में लौट रहा है। बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां बेलवा पावर हाउस पर पहुंचकर ग्रामीण युवा किसानों ने शाहगंज अम्बेडकर नगर रोड को जाम कर हंगामा किया। ध्वस्त चल रही बिजली सप्लाई के कारण खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से खेतों में लगी फसल सूख रही है, जिसके चलते नाराज किसानों का जन आक्रोश भी फूटा है। आपको बता दें, संपूर्ण समाधान दिवस में एक अनोखी शिकायत आई है, जिसमें इंद्र देवता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पानी ना बरसने के संबंध व सूखा पड़ जाने के कारण तहसीलदार कर्नलगंज को एक शिकायती पत्र जो है वो ग्रामीणों ने सौंपा है। पत्र में इंद्र देवता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कई माह से पानी नहीं गिर रहा है, जिसके वजह से जनमानस बहुत ही परेशान है। जीव जंतु खेती पर भारी प्रभाव डाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा परेशान हैं। कर्नलगंज तहसील के सुमित यादव ने शिकायत दर्ज कराई है। जहां एक तरफ देश एवं प्रदेश के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश शुरू हो चुकी, तो वहीं इटावा व उसके आसपास के जिलों में बारिश न होने के चलते सूखे के आसार बन रहे हैं। भीषण गर्मी और उमस से जहां लोगों का जीवन बेहाल हो गया है, तो वहीं बारिश न होने की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। इस समय खेतों में धान की फसल की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन बारिश न होने के चलते किसान खेतों में धान नहीं बो पा रहे हैं। धान के साथ ही खरीफ की फसल भी बारिश न होने के चलते प्रभावित हो रही है। किसान बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। वहीं ग्रामीण महिलाएं बारिश को लेकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पुरानी परंपराओं एवं टोटकों का सहारा ले रही हैं, जिसके चलते इटावा के जसवंत नगर इलाके में भतौरा गांव में महिलाओं ने सूखे पड़े खेतों में हल चलाकर एवं गीत मल्हार गाकर रूठे हुए बादलों को मनाने के लिए खेतों में हल चलाया। महिलाओं का मानना है कि खेतों में जानवरों की जगह महिलाओं के द्वारा हल खींचने से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे एवं जमकर बारिश होगी। बारिश न होने से सबसे ज्यादा असर किसानों की फसलों पर पड़ रहा है। ग्रामीण महिला शंकुतला देवी ने कहा कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हल चलाया जा रहा है, जिससे कि बारिश हो सके और हमारी फसलें बच सकें। 85 साल की वृद्ध महिला रामश्री भी महिलाओं के साथ हल खींचती नजर आई हैं। परंपरा चलती आ रही है शुरू से। इंद्रदेव की सेवा कर रहे हैं, ये पानी नहीं बरस रहा है, इसलिए उनसे प्रार्थना मांग रहे हैं कि ये पानी बरसे और सूखा पड़ी है, जनता परेशान है, इसलिए ये हर चलाना जा रहा है। कितना आप लोगों को प्रभावित हो रही हैं फसलें, क्या क्या काम रुका हुआ है? फसलें ये मक्का है, बाजरा है और ये धान है, ये साका है, तो ये पानी बरसे ये साका हुए। अब पानी नहीं बरसेगा तो जनता परेशान हो रही है। अरे चलाते तब पानी बरसत तो। अच्छा, हाँ, तो अब क्या लगता है बारिश होगी? होएगी बारिश। चलाएंगे हर चलाएंगे, हर चला रहे हैं, बारिश होएगी। अच्छा, ऐसे में कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, धान गड़वेन को है, मक्का का फैवेन को है, परेशानी है बहुत सूखा बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। जनपद में बारिश न होने के कारण खेतों में उगी फसल बर्बाद हुई जा रही है।
तो वहीं लोग सावन के महीने में भीषण गर्मी से बेहाल हैं। साथ ही बिजली की आंख मिचौली से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। बारिश न होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। आषाढ़ माह खत्म होने के बाद सावन का महीना शुरू हो गया, बावजूद इसके जनपद में बारिश नहीं हुई। लोग बारिश के लिए आस लगाए हैं। बारिश न होने से किसानों की फसल सूखी जा रही है। रविवार को सदर तहसील क्षेत्र के समदा में छोटे छोटे बच्चों द्वारा जमीन पर बैठकर ईश्वर से बारिश की कामना करते हुए सूखी गगरी, बैल प्यासी या रब पानी दे आदि जुमलों से बरसात होने की मन्नत लोग मांग रहे हैं। बारिश का पहला महीना आषाढ़ माह से शुरू होता है, जिसमें जमकर बारिश होती है। इसी बारिश में धान की रोपाई के साथ ही बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग और अरहर की बुआई किसान करते हैं। लेकिन आषाढ़ माह में महज 1 घंटे ही बारिश हुई और आषाढ़ में इंद्रदेव दागा दे गए। सावन का महीना भी शुरू हो गया। सावन में तेज बारिश नहीं होती। सावन माह को झड़ी सावनी फुहार के लिए जाना जाता है, लेकिन आसमान से मेघ भी छलावा ही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि आसमान से बरसती आग के बीच गाढ़ी कमाई और जो जी तोड़ मेहनत से धान की नर्सरी जैसे तैसे तैयार करके किसी तरह ट्यूबवेल से पानी भरकर धान की रोपाई इस उम्मीद पर कर दी गई कि आज नहीं तो कल बारिश जरूर होगी। लेकिन अब धान के खेतों की जमीन चटक गई है, क्योंकि इस महंगाई में ट्यूबवेल से सिंचाई करना मुश्किल है। तो वहीं ना तो इंद्र देवता कृपा कर रहे हैं और ना ही नहरों में पानी आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भला कैसे होगी खेती, किसान कैसे इससे उभरेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे। बारिश नहीं हो रही है तो कैसे आप धान की फसल संभाल पाएंगे? नहीं संभाल रही है। बारिश की क्या स्थिति है अभी? कोई अच्छा, बारिश इस साल नहीं हो रही है। क्या वो धान की फसल अगर बारिश इस साल कम होती है, धान की फसल बेहद कमजोर हो सकती है? अच्छा, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? धान लगाते कैसे बरसात हो नहीं रही है। अच्छा, हाँ, तो क्या समस्या आ रही है इस बार धान की फसल उगाने में? देखो हमारे पास कोई साधन नहीं है। बारिश नहीं हो रही, कैसे धान लगाए। नहर में क्या स्थितियाँ में पानी ही नहीं आता है। बिजली आ रही या नहीं? बिजली आ रही है, लेकिन बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, तो आप मतलब क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हमको सुविधाएं दें। अच्छा, हाँ, ठीक है दादाजी, धन्यवाद। तो सूखे की मार किसान झेल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने धान की रुपाई भी कर दी, क्योंकि 15 जून से 15 जुलाई तक का जो एक महीना होता है धान की रुपाई के लिए मुफीद माना जाता है। खरीफ की कई सारी फसलें इस वक्त बुआई शुरू हो जाती है, लेकिन बारिश ना होना किसानों को परेशान कर रहा है। हालांकि सरकार ने भी कहा है कि इस बार सूखा जो है कई सारे जिलों में इसकी मार लोग झेल रहे हैं, और मौसम वैज्ञानिक जो है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि बारिश जल्द होगी, लेकिन ऐसा नहीं। कुल मिलाकर प्रेडिक्शन भी फेल हुआ है। इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और कई जो संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ आचार्य लंकेश जी जुड़ गए हैं, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। सर, स्वागत है आपका। डीके त्रिपाठी जी समाजशास्त्री हैं। डीके त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। और डॉक्टर SN पांडे सुनील जो हैं जुड़ गए हमारे साथ, मौसम वैज्ञानिक हैं। सर, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हैं। शुरुआत लंकेश जी आप ही से करेंगे। जैसे अभी हमने देखा अलग अलग जिलों में पुरानी परंपराएं हैं। कोई गीत गाकर इंद्रदेव को प्रसन्न कर रहा है, तो कोई ढोलक बजाकर, कोई कीचड़ में लौट रहा है। क्या इन मान्यताओं का जो मान्यताएं हैं, कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं या फिर वाकई इससे भी फर्क पड़ता है? देखिए, जब मान्यताएं हमारे जीवन में अगर बनाई जाती हैं तो उनका कहीं ना कहीं उपयोग हमारे जीवन में होता है। जब भी बारिश नहीं होती है तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तमाम प्रकार के उपाय हैं जो किए जाते हैं। तो इन्हें अंधविश्वास कहना गलत होगा। ये लोगों की एक ऐसी सोच है कि हम यदि ऐसा करते हैं तो उससे हमें लाभ होगा, इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। तो जो हमारे इस समय पर उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में
इटावा क्षेत्र से लेकर के लखनऊ तक अगर हम जाते हैं और उधर वाराणसी तक जाते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें जल की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो इंद्रदेव के द्वारा की जाती है, वो नहीं दिखाई दे रही है। उसका बहुत बड़ा एक कारण ये भी देखा जा सकता है कि हम लोगों ने जो कर्म किए हैं उसका फल तो हमें प्राप्त होगा। अब कर्म किस प्रकार से हम करते हैं, जैसे बात होती है वृक्ष को लगाने की और वृक्ष को काटने की। तो जब भी हमारे यहाँ कोई हाईवे बनता है, कोई घर बनते हैं, जहाँ पर तालाब होते हैं, तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई भी इसका एक प्रमुख कारण माना जा सकता है कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती है। कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता कि यदि कोई हाईवे बन रहा है या कुछ भी बन रहा है तो सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि वहाँ पर अगर हमने पूरे रास्ते में अगर 50,000 पेड़ काटे हैं तो हम 1 लाख पेड़ जरूर लगाएं, ताकि जो मौसम का जो संतुलन है वो बिगड़ जाए। और दूसरी बात क्या है, जो एसी है, अब आप देखते हैं ना कि हर घर में अब आप बड़ा कॉमन हो चुका है। मैं तो ऐसे घर में भी जाता हूं जहां पर 22 एसी लगे हुए हैं और वो रेगुलर चलते रहते हैं, तो उससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। तो हमें वृक्ष लगाने पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, शीघ्र हमें इस समस्या से आप मुक्ति दिलाएं और अपनी कृपा रूपी वर्षा इस धरती को दें। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, और एक चीज यहां पर और गौर करने वाली है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आप गौर करके देख लीजिए कि उस जगह पर पानी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी सभी जगह पर घनघोर वर्षा हो रही है, नागपुर भी वर्षा हो रही है, इंदौर भी वर्षा हो रही है, सभी जगह वर्षा हो रही है, यहां तक कि झांसी के आसपास तक भी अच्छी खासी वर्षा हो रही है। लेकिन ऐसा क्या संकट आ गया कि उसके बाद से पानी एकदम से हैंड ब्रेक लग गया और इधर नहीं आ पाया। जो गंगा है, मां गंगा है, मां गंगा के वेग को इस समय विराम लगा हुआ है, क्योंकि तमाम तरीके के बांध हैं और सारी चीजें हैं जिन्होंने मां गंगा को जकड़ रखा है। दूसरी बात, जो पोखर होते थे, तालाब होते थे, पोखरों और तालाबों पर तमाम तरीके से व्यवस्थाओं को बना करके लोगों ने पोखरों और तालाबों को पाट दिया। तो जो जल का सोखना होता था, क्योंकि जब पानी एक जगह पर एकत्रित होता है तो बादल उसे बड़ी आसानी से सोखते हैं और उसके बाद वर्षा होती है। तो जो रुका हुआ पानी है वहां पर तो प्लॉटिंग हो गई, लोगों ने गेस्ट हाउस बना दिए, फार्म हाउस बना दिए और जो वो जगह थी वो एकदम खत्म हो गई। तो इसके लिए हम कहीं हद तक जिम्मेदार हैं। और जो धान की फसल है, भुट्टे की फसल है, बाजरे की फसल है, वो सब फसलें जो हैं ये खराब हो रही हैं। क्यों खराब हो रही है? बारिश ना होने के कारण। तो बारिश का होना बहुत 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 जरूरी है। और इसके लिए जो आपने शुरुआत में एक प्रश्न किया था ना कि क्या इससे जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे पानी मांगने जाते हैं, कीचड़ में लौटते हैं कि काले मेघा पानी दे गुरदानी दे, इस प्रकार से तमाम जो मान्यताएं, ये मान्यताएं, इन मान्यताओं को अंधविश्वास कहना बिल्कुल गलत है। जी, अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता, सबका अपना प्रयास है, कोशिश है और ये प्रयास पहले सफल भी होते रहे। वापस लौटेंगे सर आपके पास, हमारे साथ डीके त्रिपाठी जी हैं, उनके पास भी आएंगे। उससे पहले डॉक्टर एसएन पांडे हमारे साथ बने हुए मौसम वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर एसएन पांडे जी, जो प्रेडिक्शन है मौसम विभाग का, इस बार वो भी गलत हुआ क्या? अब हमें अपग्रेडेशन करने की जरूरत है? जो मौसम विभाग का जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अब बारिश होगी। जी, ऐसा है कि जो मौसमी हमारे वेदर मॉडल होते हैं उनके आधार पे हम लोग, और जो हमारे पास डाटा होता है पुराना 50 साल का या 60 साल का, उस डाटा पे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। कभी होता क्या है कि लास्ट टाइम में जो लो प्रेशर बनता है वो अपना ट्रैक चेंज कर देता है, और जब लो प्रेशर कोई भी होता है तो वो अरब सागर या बंगाली खाड़ी में बनता है, और जब ये लैंड पे आता है तो कभी कभी उसकी गति कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, और उसके साथ साथ उसका ट्रैक भी चेंज हो जाता है। तो अभी तक उत्तर भारत में बारिश ना होने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो भी लो प्रेशर बंगाली खाड़ी में बना वो सीधे उड़ीसा होते हुए तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में निकल गया। लेकिन पहले क्या होता था, जो भी ट्रक प्रेशर बनता था वो बंगाल से होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए, फिर राजस्थान होते हुए बंगाल, अरब सागर में जाता था। लेकिन अब की बार ये क्लाइमेट चेंज का कारण भी हो सकता है या और भी कई कारण है
जिनकी वजह से हमारी जो एक मानसून की अच्छी रेखा होती है, वो जैसे ही मानसून ने पूरे भारत को कवर किया, वो अच्छी रेखा मध्य भारत में आके रुक गई, क्योंकि एक लो प्रेशर अरब सागर में और दूसरा लो प्रेशर बंगाली खाड़ी बना हुआ था। लेकिन अब इससे बहुत जल्दी हमें 19 तारीख की रात से हमारी जो ट्रफ लाइन है ये हिमालय के कुछ हिल्स में आ जाएगी, जिससे पूरे उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल सहित सभी में बारिश की गतिविधियां आरंभ हो जाएंगी। जहां तक आपने कहा फोरकास्ट का, तो फोरकास्ट कानपुर के शीर्ष यूनिवर्सिटी ने कहा था कि अभी पानी नहीं बरसेगा, लेकिन जब मॉइस्चर फील्ड बंगाली खाड़ी और अरब सागर से पूरे प्रदेश में लगातार आता रहता है, तो कभी कभी शाम और सुबह को हल्की बौछारें और बूंदाबांदी और बादलों की आवाजाही लगी रहती है और स्कैटर्ड रेन होती है। और ये सारा जो भी हो रहा है, ये जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, उसका भी योगदान है। बिल्कुल, प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करना भी इसका एक बड़ा कारण है। आप बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी लोग बने रहिए और उसके बाद वापस आएंगे तो जानेंगे अलग अलग जो जिले संवाददाता हैं उनका क्या कहना है और किसान इस वक्त कितना परेशान है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वोकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वोकॉम रखे सब कंट्रोल में। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सूखे की टेंशन। जी हां, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जो इस वक्त सूखे की मार झेल रहे हैं। बारिश का 40% कम होना काफ़ी चिंताजनक है। जो धान का सीज़न इसे कहा जाता है और धान की रुपाई कई लोग कर चुके हैं, अब उनको इंतजार है कि बारिश कब होगी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ एक कॉलर फिलहाल जुड़ गए हैं, इंद्रजीत फर्रुखाबाद से। इंद्रजीत, अपनी राय दीजिए। इंद्रजीत, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो इंद्रजीत, आप अपनी बात कह सकते हैं। हेलो, शायद उनकी आवाज जो है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम डीके त्रिपाठी जी के पास आएंगे, समाजशास्त्री हैं। डीके त्रिपाठी जी, अक्सर हम देखते हैं कि कभी बारिश लेट होती, कभी ज्यादा बारिश होती, वो भी परेशानी का सबब रहता है। किसान जो हैं सीधे तौर पर इसका शिकार होते हैं और अगर किसानों को नुकसान होता है तो समाज का हर वर्ग प्रभावित होता है। ऐसे में सरकार की क्या कोशिश होनी चाहिए? अगर किसानों को नुकसान होता है, उसके हित में ऐसे कौन से फैसले लिए जाएं ताकि किसान ज्यादा परेशान ना हो, और किसान अगर परेशान नहीं होगा तो आम जनता भी प्रभावित नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़ा ज्वलंत समस्या लेकर हम लोग के सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है
भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में आज कृषि को बहुत महत्व दिया जा रहा है। भारत अपने लोगों के लिए जो भी उत्पादन करता है वह बड़ा पर्याप्त होता है और हम निर्यात भी करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि बारिश नहीं हो रही है? हम 3 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पहला, वृक्षारोपण का एक सामाजिक जनजागरण का ना होना। वृक्षारोपण एक अभियान चला करके सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। एक रस्मदायगी के रूप में पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पिछले वर्ष हमारी सरकार बड़ा प्रयास किया, उन्होंने 2 करोड़ पौधे लगाए। बड़ी अच्छी बात है, 2 करोड़ पौधे लगाए गए, लेकिन वो 2 करोड़ पौधे जो है, क्या आज के समय वो 2 करोड़ में से 1 करोड़ पौधे जीवित हैं? इस बात की कोई तस्दीक या इस बात का कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं है। भारत के शिक्षा व्यवस्था में इस वृक्ष को लगाने का एक प्रकल्प तैयार करना होगा। शिक्षा से हम पर्यावरण की जागरूकता के बारे में बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। पेड़ लगाने के लिए यह जरूरी है कि न केवल सरकारी योजना बल्कि जन सामान्य को भी इसे जोड़कर अगर हम 2 करोड़ पौधे लगाए प्रतिवर्ष, तो आप समझ सकते हैं कि आज जो समस्या हमारे सामने खड़ी है वह कदाचित न खड़ी होती। पेड़ हम नहीं लगा रहे हैं, यह सच है। पेड़ लगा रहे हैं तो उसे पशु खा जा रहे हैं, उसकी कोई निगरानी नहीं हो रही है, उसके जीवित रहने का कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय है। जी हाँ, 1947 से लेकर आज तक जितनी सरकारें आई, हर सरकारों ने यह प्रयास किया कि किसानों की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाए, लेकिन क्या करें, जो मेन मुद्दे हैं उससे हम हमेशा भागते रहे। नदियों के संपर्क मार्ग को जोड़ने का जो प्रयास किया जाना था वो आज 70 साल से ऊपर हो गए, हम नदियों को जोड़ नहीं पाए, जिस कारण भी जो है सिंचित क्षेत्र बहुत ज्यादा नहीं बन पाए हैं। आज हम इस इंद्रदेव के भरोसे हम कृषि को नहीं कर सकते हैं। इतना पर्यावरण असंतुलन है, जिस कारण से कहीं बारिश हो रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है। आप देखिए, अगर हम नदियों को जोड़ लेते तो शायद कहीं बाढ़ आ रहा है। इसी देश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में एकदम जलमग्न है, तमाम इलाके डूबे हैं। मद्रास की स्थिति यह है कि वहां पर पीने का जल नहीं है, भूगर्भीय जल जो है वहां खत्म हो चुका है। सवाल यह है कि अनियमित विकास जो है, अनियमित प्रयास जो है, वह हमारे देश के लिए बड़ा घातक है। यह जरूरी है कि हम जन सामान्य को भी इन अभियानों से जोड़ें। बिल्कुल, जब तक सामाजिक भागीदारी नहीं होगी तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ कई सारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ हैं गोंडा से। प्रवीण, गोंडा की अगर बात करें तो कितनी ऐसी आबादी है जो कृषि पर आधारित है और कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं बारिश ना होने से? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, गोंडा जिले में काफी दिनों से जो बारिश नहीं हुई है, बारिश के ना होने की वजह से फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई। कुछ लोगों ने तो धान की रोपाई की थी, लेकिन 24-24 घंटे ट्यूबवेल चला के उसको भरा नहीं जा सकता। बड़े बड़े जो खेत हैं, एक तरफ से उसको भरा जाता है तो दूसरे तरफ वो सूख जाता है, जिसको लेकर सबसे अनोखी पहल देखी गई। जो कल तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस होता है, कर्नलगंज तहसील में एक युवक ने इंद्र देवता के ऊपर एप्लीकेशन दिया है और तहसीलदार को उसने एप्लीकेशन देते हुए ये कहा है कि बारिश ना होने की वजह से पूरे क्षेत्र में त्राहि त्राहि मचा हुआ है। तो बिजली की इस तरीके से कटौती हो रही है, जिससे से नहर जो है, नहर के जो माइनर है उसमें पानी नहीं पहुंच रहा है। तो जिला प्रशासन के द्वारा भी बैठक की गई है और जल्द ही उन्होंने दोनों तैयारी, अगर कहा जाए तो जिला प्रशासन का ये कहना है कि अगर बाढ़ आती है तो उसकी भी तैयारी हमारे पास है, सूखा पड़ने का अगर आसार दिखाई पड़ रहा है तो उसकी भी तैयारी है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले वन उत्सव का कार्यक्रम किया गया प्रदेश सरकार के द्वारा। हर जिले में, हर क्षेत्र में
पौधरोपण की व्यवस्था की गई, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही सरासर सामने नजर आ रही है। जो भी है पौधे पूरी तरीके से लग नहीं है, पर्यावरण पूरी तरीके से असंतुलित होता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी जनता जो गोंडा की है हर तरह की त्राही कर रही है। बारिश ना होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घर में कहा जाए, धूप में बाहर अगर निकले, जो हल्की बारिश होती है गर्मी और बढ़ जाती है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं और सब फसलें जो पूरी तरीके से चौपट हो रही है। छोटे किसान जो हैं, जो गरीब किसान, गरीब ओहदे के किसान हैं, जो ऊपर भगवान के भरोसे अपना वो बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बहुत महंगा पड़ता है, ट्यूबवेल पे निर्भर नहीं रह सकते हैं और जो प्राकृतिक वर्षा है उसका फायदा भी ज्यादा मिलता है और ज्यादातर किसान जो उसी पर डिपेंड हैं। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ और भी संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ महफूज अहमद हैं प्रतापगढ़ से। महफूज, प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं, किसानों का क्या कुछ कहना है, कम वर्षा के कारण उनको क्या परेशानियां हो रही हैं? जी, आपको बता दें, जहां प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में इस जैसे ही 15 जून लगता है, किसानों के चेहरे पे हरियाली आ जाती है कि अब बारिश होगी, लेकिन 15 जून बीत गया, कहीं बारिश नहीं हुई, अगर हुई भी है तो आधा घंटा 45 मिनट, और उसके बाद अब सावन लग गया है। सावन में होता है कि झिमझिम बारिशें होती हैं, खेती इससे बड़ी मजबूत होती है। आपको बता दें, किसानों ने बेरन तो डाल दिया था, लेकिन अभी रोपाई तक नहीं कर पाए क्योंकि बारिश नहीं हुई, और जिस तरह से खेत सूखे हुए हैं, जमीनों में दरारें पड़ गई हैं, ट्यूबवेल से सिंचाई करना पूरी तरह से असंभव देखा जा रहा है। यदि बारिश नहीं होती है तो प्रतापगढ़ में सूखा पड़ना निश्चित है। लेकिन जहां पौधारोपण की बात की जाए, वृक्षों को लगाने की बात की जाए, तो सरकार समय समय पे पौधारोपण कराती है, वृक्षारोपण कराती है। इसमें डीएम, एसपी, सीडीओ सब भाग लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा ही रहता है। 2 पेड़ 4 पेड़ लगा के वो चले जाते हैं और बात की जाती है कि हजारों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। आपको बता दें, जैसे ही हाईवे का कार्य शुरू होता है तो उस कार में करीब सैकड़ों पेड़ को धराशायी कर दिया जाता है। वो भी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मोटे मोटे पेड़ होते हैं, उनको गिरा दिया जाता है। और तालाबों की बात की जाए तो प्रतापगढ़ जनपद में, शहर में एक समय हुआ करता था कि दर्जनों तालाब थे, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिले में तालाब नाम की चीज नहीं रह गई है। नदियां भी करीब करीब सूखी नजर आ रही हैं। और किसानों की बात की जाए तो इस समय धान की रुपाई होना था, मक्का की खेती होनी थी। अब प्रतापगढ़ जनपद में धान और मक्का एक मुख्य माना जाता है। यहाँ के किसान ज्यादातर धान की खेती करते हैं, लेकिन इस समय कंडीशन ये है कि यहाँ खेती करने में किसान पूरी तरह से असफल नजर आ रहा है, क्योंकि न तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है, न जिला प्रशासन किसी तरह से कोई मदद दे रही है। किसान पूरी तरह से मायूस बैठे हुए हैं, सिर्फ उनको भरोसा है तो इंद्रदेव पर। आपको बता दें कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय व या हिंदू समुदाय लोग हवन करके, यज्ञ करके भगवान को मनाने में लगे हैं। वहीं अगर मुसलमानों की बात की जाए तो बीते जुमा को करीब करीब सभी मस्जिदों में दुआ भी मांगी गई, ऊपर वाले से प्रार्थना भी किया गया कि बारिश हो, लेकिन अभी तक जो की व्यवस्था बनी हुई है। जी बिल्कुल, जो परंपराएं हैं, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उसकी तरफ लोग नजर बनाए हैं कि कहीं से राहत मिले, उस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे से जुड़े रहने के लिए महफूज, और आपका भी शुक्रिया प्रवीण। हमारे साथ प्रमोद दीक्षित हैं इटावा से। प्रमोद, अगर इटावा की बात करें तो इटावा में इस वक्त हालात क्या हैं? ऐसी कितनी आबादी है किसानों की जिसको सूखे की मार पड़ रही है, सूखे की मार से परेशान है? अगर यदि इटावा की यदि बात की जाए तो थाना जसवंत नगर क्षेत्र के बितौरा गांव पड़ता है, जहां के कई दर्जन महिलाओं ने वहां पर भजन कीर्तन के साथ में हल चलाया है। जबकि एक जो दादा और परदादाओं की जो परंपरा को रखते हुए ऐसी महिलाओं ने वो हल चलाया। और इस समय जो किसानों के जो हालात बने हुए हैं, जो आम जनमानस के जो हालात बने हुए हैं, वो गर्मी से बिल्कुल तरीके से त्रस्त है यहाँ की जनता। क्योंकि किसी प्रकार से अगर पानी का कोई माहौल बनता भी है तो वो साथ हवाओं के साथ साथ वो पानी भी यहाँ से निकल जाता है। और रही बात एक किसानों की, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इस समय जो खेती की जाती है, जैसे धान है, बाजरा है, मक्का है, इनकी खेतों की रुपाई नहीं हो पा रही है। इस कारण से यहाँ के किसान काफी संख्या में परेशान है। और क्योंकि रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन भी इसमें क्या करे, क्योंकि महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग जब तक इंद्रदेव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हम लोग कंटिन्यू लगातार रोज ऐसी हम लोग महिलाएं अपने खेतों पे हल चलाएंगे। जिस दिन इंद्रदेव पर कहीं ना कहीं तो प्रसन्न होंगे, ऐसा उनका कहना है। जी
शुक्रिया आपका। तमाम सारी आपने वहाँ की समस्याएं बताई। प्रमोद, हमारे साथ शबी अब्बास बने अम्बेडकर नगर से। शबी, अम्बेडकर नगर की अगर बात करें तो वहाँ भी सूखे की मार से किसान परेशान हैं। क्या कुछ सरकारी मदद किसानों को मिल रही है ताकि रुपाई हो सके? शबी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। जी, आवाज आ रही है? जी शबी। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अम्बेडकर नगर का किसान, अम्बेडकर नगर ही नहीं, इधर पूर्वांचल के सारे किसान जो है हर जिलों में परेशान है, क्योंकि यहाँ बिजली की समस्या जो है बद से बदतर हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 6 घंटे बिजली आ रही है। तो ऐसे में अगर 4-6 घंटे बिजली आएगी तो किसान, ये रोपाई का सीजन चल रहा है, धान बैठाने का जो है सीजन चल रहा है, तो और जहां तक अगर ये देखा जाए जो सरकार द्वारा जो है गाँव में ट्यूबवेल लगाई गई थी उसकी भी हालत खराब है। कहीं मोटर जला हुआ है, कहीं लाइट नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे में किसान, जो किसान है इस समय 250-300 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से जो है वो अपना खेत में पानी ले जाते हैं। 12-12, 14-14 घंटे जो है पानी भरते हैं। मेरे ठीक पीछे जो है करीब 1 बीघे का ये प्लाट है। यहाँ जो है सुबह 4 बजे से ट्यूबवेल से पानी लगा के भरा गया है। तो कहीं न कहीं 250-300 रुपए घंटे के हिसाब से अगर किसान दे रहा है तो वो कहाँ से देगा और कितनी लागत लगाएगा कि उसका मुनाफा उसमें आएगा। अगर बिजली की हम बात करें तो बिजली इस तरीके की है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी हो। शहर में हालांकि 24 घंटे का वादा है, 24 घंटे लाइट नहीं आ रही है। लाइट का ना होना भी एक बड़ी समस्या है, और ट्यूबवेल पर अगर निर्भर होते हैं तो जो लागत है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाद में धान के जब रेट बढ़ते हैं तो उसकी मार फिर आम जो जनता है उस पर पड़ती है। शुक्रिया आपका शबी, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अनिरुद्ध बने हुए हैं कौशाम्बी से। अनिरुद्ध, कौशाम्बी की अगर बात करें तो वहां इस वक्त क्या हालात हैं? अनिरुद्ध, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद अनिरुद्ध तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस लंकेश जी के पास हम आएंगे। लंकेश जी आ गई। जैसे आपने बताया था कि परंपराओं का भी अपना एक महत्व है। काफी वर्षों से लोग इस पर विश्वास करते आए हैं, उनको विश्वास से फायदा मिला है तभी वो आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो आपके अनुसार क्या लगता है कि मौसम क्या करवट बदलेगा, लोगों को राहत मिलेगी? बिल्कुल मौसम करवट बदलेगा। आज 17 तारीख है और कल भगवान सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो आज रात से ही माहौल बनना शुरू हो जाएगा और कल अच्छी खासी वर्षा होने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल अच्छी खासी वर्षा होगी। कल सोमवार और मंगलवार तक वर्षा होगी। बुधवार को कुछ वैसे मौसम बना रहेगा और बुधवार के बाद फिर से गर्मी होगी, लेकिन शनिवार के बाद फिर जो वर्षा की झड़ी है वो लग जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही दूर तक इसको देखा जाता है, सभी लोग इसको देखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन तक मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब उनके कहने पर लोग लॉकडाउन का पालन कर सकते हैं, अपने अपने घरों पर रह सकते हैं, जब प्रधानमंत्री जी के कहने पर लोग दीप जला सकते हैं, जब प्रधानमंत्री जी के कहने पर लोग थाली और ताली बजा सकते हैं, तो मेरा हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो एक बार ये देश की जनता से ये अपील करें कि सभी लोग उनके घर में जितने भी सदस्य हैं सबके नाम का एक एक वृक्ष लगाएंगे। तो इस प्रक्रिया को अपनाने से आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में कितने वृक्ष लग जाएंगे यदि ये संभव हुआ। तो जैसा कि कहा जाता है कि 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो हमारे पूरे देश में 135 करोड़ वृक्ष एक साथ लग जाएंगे। और सिर्फ लगा के फोटो खींच के नहीं छोड़ना है, लगा करके उसको हमें सेवा भी करनी है।
ऐसा करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। क्योंकि आजकल जो वृक्षारोपण होता है, मैंने अक्सर देखा है, और मैं अपने कार्यक्रम के ज्योतिषी उपायों में भी ज्योतिष राशियों, ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़े हुए वृक्ष लोगों को बताता हूं कि आप ये वृक्ष लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो आप एक बार जब प्रधानमंत्री जी अपील करेंगे तो जब इतने सारे वृक्ष लगेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। एक छोटी सी बात कहता हूं, इतने बड़े बड़े हाईवेज बने हुए हैं, हाईवेज पर लोग जाते हैं, कल्पना कीजिए कि उस किसी ना किसी हाईवे पर, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बीचों बीच में उसकी गाड़ी बंद हो जाए दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो क्या स्थिति होगी? गाड़ी में बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, स्वयं जो व्यक्ति होगा, सब कितना परेशान होंगे। छाया का एक वृक्ष नहीं है। जो हाईवेज के साइड में थोड़ी बहुत जगह होती है वहां पर वृक्ष लगाने का कोई प्राविधान बनाया जा सकता है। वहां पर इतनी इतनी दीवार को उठा करके बीच में मिट्टी भर करके वृक्ष यदि लगाएंगे तो निश्चित तौर पर वातावरण अच्छा होगा। हम वृक्ष इसलिए नहीं लगाते ना कि उससे हमको वाईफाई नहीं मिलता। जिस दिन वृक्षों से वाईफाई मिलने लगेगा ना तो लोग वृक्ष भी लगाने लगेंगे। लेकिन वृक्षों से ऑक्सीजन जरूर मिलती है। तो ऑक्सीजन की लोगों को केयर अभी नहीं। जो चीज मैं कहता हूं, जो चीज सुलभता से मिल जाए तो उसकी केयर नहीं होती। ऑक्सीजन की कद्र लोगों को उस समय पर हुई थी जिस समय पर कोरोना काल था। उस समय पर लोगों ने ऑक्सीजन के महत्व को जाना। उस समय पर आज व्यक्ति ने वृक्षों के महत्व को जाना, आयुर्वेद को जाना, काढ़े को जाना, सभी चीजों को जाना। और हमने देखा है कि सरकार प्रयास भी कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया है। ज्यादातर मंत्री अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, वृक्षों को लगा रहे हैं। और इस बार एक खास बात देखने की नजर आई कि वृक्षों को लगाने के बाद उसका संरक्षण कैसे किया जाए, सुरक्षित कैसे रहें, इस दिशा में भी इस बार काम अच्छे से हो रहा है। तो क्या ये माने लंकेश जी कि इस बार जो वृक्ष लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो आने वाले वर्षों में सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और सरकार का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि उनके संरक्षण में जो भी ये कार्य हो रहे हैं ये आगे तक अच्छे से होते रहें, अच्छे से आगे चलते रहें, ताकि किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई भी परेशानी किसी के सामने उत्पन्न ना हो। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि आजकल का जो समय है, जो बातें मैंने कही कि मृदा का जो संरक्षण होना चाहिए, मिट्टी का संरक्षण होना चाहिए। अब आप देखिए समरसेबल की बात कर लीजिए। आज आप देख रहे होंगे कि जहां पर मकान का कल्चर है, जहां पर 100 गज के मकान, 200 गज के मकान का कल्चर है, अगर लाइन से 20 मकान बने हुए हैं तो उन 20 मकानों में समरसेबल लगे हुए और पानी अथाह बहाया जाता है। नल चालू करके गाड़ियां भी धोई जाती हैं, गेट भी धोया जाता है, सीढ़ियां भी धोई जाती हैं। तो इनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी हम सब कुछ सरकार पे नहीं डाल सकते। सरकार पे जो सरकार पे डालने वाली चीजें हैं, जो सरकार का काम है, जो सरकार का नियंत्रण है, वो काम सरकार कर रही है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभानी चाहिए कि हम कितना पानी बर्बाद करें। बेवजह पानी की बर्बादी वेस्ट करना भी वो संकट के दायरे में आता है। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने, वो आपके पास वापस लौटेंगे। कमलेश यादव हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। कमलेश जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति हम देख रहे हैं, 40% वर्षा जो है इस बार अब तक कम हुई है। किसान काफी परेशान हैं। किसान यूनियन के जो नेता होते हैं, हम अक्सर देखते हैं उनके लिए आवाज उठाते हैं, आगे आते हैं। जब हम जो बिल हुआ था किसानों का, उसके विरोध में आपने आवाज उठाई। इस वक्त किसान नेता किसानों के साथ हैं, उस दिशा में आप लोग क्या काम कर रहे हैं? कमलेश यादव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। हेलो जी कमलेश जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है सर जी। मैं ये कह रहा हूं कि संगठन के लोग जो भी हैं वो कार्य कर रहे हैं बराबर, और हर तरीके भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार हमारे यहाँ जो हमारे देश के हालात हैं उसको सही किया जा सके। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि सरकारें जो हमारे देश की हैं वो हम लोगों की बात को ध्यान नहीं करते हैं। और सरकार से अगर हम लोग तो कोई उम्मीद या कोई कार्य ऐसा करे, देश के मुखिया अगर चाहें तो सभी कार्य किए जा सकते हैं। इस समय जो भी बरसात के हालात हैं, जो भी बरसात
ना होने के कारण धान की फसल सबसे ज्यादा खराब हो रही है। अभी तक 15 जून तक सूखा शायद नेटवर्क कर दिया जाता था, जुलाई भी जाने वाली है। 135 करोड़ जनता के अंदर आबादी वाला हमारा भारत, आज पूरी जिम्मेदारी हमारी किसानों की। शायद नेटवर्क का इशू है, इस वजह से उनकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही। वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अनिरुद्ध पांडे जुड़े हुए हमारे संवाददाता हैं। अनिरुद्ध, आपके पास आएंगे कौशाम्बी से। अनिरुद्ध, कौशाम्बी की अगर बात करें तो वहां पर किसानों की जो परेशानी है वो क्या है और कितनी किसानों की आबादी है जो प्रभावित हो रही है सूखे की वजह से? अनिरुद्ध, मुकदमा लिख गए हैं जी। बता दूं कि कौशाम्बी जिले में इस वर्ष बारिश नहीं हो रही है, जिससे किसान बहुत परेशान हैं और यहाँ के ज्यादातर किसान खेती पर निर्भर है। यहाँ कौशाम्बी जिला बहुत पिछड़ा जिला आता है कि यहाँ पे किसानी के ही उसमें से किसान खुशहाल होते हैं, जिसमें आपकी कौशाम्बी जिले में बारिश नहीं हो रही। इंद्रदेव बारिश का मौसम आषाढ़ खत्म हो गया और सावन लग गया है, अभी तक एक दिन भी बरसात नहीं हुई कौशाम्बी में जी। बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। लोग हम देख रहे हैं इस वक्त गाने गा रहे हैं, एक जो परंपरा है उस पर उसको लेकर ढोल बजा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। जी, मैं बता दूं कि कौशाम्बी जिले में भी बच्चों द्वारा अनिरुद्ध की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस आएंगे। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर एस.एन. पांडे जी। डॉक्टर एस.एन. पांडे जी, अभी जैसे लंकेश जी ने कहा, ज्योतिष शास्त्र की भी काफी अहमियत है और बहुत सारी चीजें ज्योतिष शास्त्र में ऐसी हैं जिसका फायदा वर्षों से लोगों को मिलता आ रहा है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, ज्योतिष का भी आधार होता है। इस पे लेके भी हमारे यहाँ रिसर्च करी गई है। ज्योतिष में जिन नक्षत्रों में हमने पिछले कई सालों का 2-3 साल का डेटा इकट्ठा किया है कि जिन नक्षत्रों में ज्यादा बारिश होती है उनमें बारिश दर्ज की गई है। लेकिन अब और आज की तारीख में जो डाटाबेस है हमारा, उससे 59% और 69% पूरे भारत में सबसे ज्यादा डिफेंस है हमारा उत्तर प्रदेश है। लेकिन अब बहुत जल्दी 19 तारीख की रात से कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे गंगेटिक प्लेन एरिया में बारिश होने की पूरी संभावना है। जो हमारे वेदर मॉडल बता रहे हैं उससे लग रहा है कि जो ट्रफ लाइन हमारी मध्य प्रदेश से और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में नीचे चली गई थी, वो बहुत जल्दी 19 तारीख की रात को फिर भी हिमालय की फुटहिल्स में आ जाएंगी और बारिश की गतिविधियां 19 तारीख की रात से अगले 3 दिन तक पूरे कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में से चालू होंगी। लेकिन दिक्कत एक आ रही है, जो किसानों के लिए दिक्कत है कि अभी 20 दिन तक पानी नहीं बरसा, लेकिन अब जो पानी बरसेगा वो निश्चित रूप से जिस तरह से बारिश हो रही है तो बारिश के दिन कम हुए हैं। पहले क्या होता था, पूरे साल में 65 से लेके 70 दिन तक बारिश होती थी। अब वो सिमट के आ गए हैं 40 से 45 दिन। तो होता क्या है कि जो बारिश होती है 1 घंटे में 50-60 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। उससे नुकसान होता है, ना तो उससे वाटर कंजर्वेशन होता है और ना तो उससे किसानों के लिए कोई फायदा होता है। जिन किसानों में जल निकासी प्रबंधन नहीं होता है वो किसान वो जल भर जाता है, उससे क्या होता है कि जो फसल होती है वो सड़ जाती है, चाहे मक्का की फसल हो इस समय, चाहे कोई भी सब्जियां। तो ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमने वातावरण में जो ज्यादा हमारी व्हीकल्स हो गए हैं पूरे बड़े बड़े शहरों में, हमने हीट आइलैंड डेवलप कर दिए है। ये सारा जो भी है ये ह्यूमंस ने किया है। ये सारी जिम्मेदारी जनमानस की है, ये ना तो सरकारों की है और ना किसी और की है। हम लोग अगर इसके ऊपर नहीं ध्यान देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए और खाद्य पदार्थों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी। बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी और अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। डी.के. त्रिपाठी जी के पास आएंगे।
सर, जैसे डॉक्टर एस.एन. पांडे कह रहे थे कि जल निकासी एक समस्या है, क्योंकि एक तो बारिश कम होती है और बारिश का अनुपात भी जो मिलीमीटर है वो ज़्यादा तेज से होती है, तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी नुकसान होता है, निकासी की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन इस वक्त जो किसान हैं, जो इस वक्त युवा किसान हैं, काफ़ी सजग हैं, उनको पता है कि हमें आगे क्या करना है अगर ऐसा कुछ होता है। तो ये माने कि किसान भी पूरी तरह से तैयार है पिछले कई सालों को देखते हुए, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उस दिशा में भी क्या कदम उठाने होंगे। बहुत अभी मैं सुन रहा था आदरणीय आचार्य जी को और डॉक्टर एस.एन. पांडे जी जो मौसम वैज्ञानी हैं, आप दोनों की बातों में एक बात जो निकल कर आ रही है वो यह है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनमानस की है। ये तो तय हो गया कि हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा, ये बात तय है। लेकिन साथ में जो जिम्मेदारियां हैं, जो शासन प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, जो नीति नियामक हैं, जो नीति निर्माणकर्ता हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार की नीतियों से वे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट होकर के आ गई हैं जिस पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारी जो पुरानी परंपरा थी, आदरणीय आचार्य जी भी सहमत होंगे, कि प्रत्येक गांव के बीच में एक तालाब हुआ करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी गांव को उठा के देख लीजिए, वहां पर एक तालाब आपको जरूर मिलेगा। आज की स्थिति उन तालाबों की बहुत बुरी है, या तो वो कब्जा कर लिए गए हैं रसूखदार लोगों द्वारा, या फिर उसमें अब पानी नहीं है, या फिर कई और कारण हैं। उन तालाबों को पुनर्जीवित करने की महती आवश्यकता है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वनों के संरक्षण को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे युवाओं को एक अभियान के तहत जो वृक्ष लगाने के मुहिम में जोड़ा जाना जो बहुत जरूरी है। क्योंकि आदरणीय एस.एन. पांडे साहब ने भी यह कह दिया कि अगर वृक्ष नहीं लगाओगे तो आगामी 2030 तक इस देश में जल के लिए युद्ध जरूर होगा। न केवल भारत में, पूरी दुनिया के लोग जो है जल के लिए तरसेंगे। यह बात सच है। और अगर यह बात सच है और वृक्ष लगाने से ही अगर इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, तो हम सभी को मिलकर के वृक्ष लगाने और उसे संरक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने पाठ्यक्रम में वह कक्षा 1 से लेकर के आप हायर एजुकेशन तक के पाठ्यक्रम में वृक्ष लगाने और उसे संरक्षण करने की जो तकनीकी है, जो विधियां हैं, उसे भी और उसकी जो संभावनाएं हैं, उसकी जो वैज्ञानिकता है, उसका जो महत्व है, वो हमें अपने युवाओं को बताने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जीवन अब संकट में आ गया है। बिल्कुल। अन्न उत्पादन नहीं जो होगा, प्रकृति से छेड़छाड़ की गई है, जो दोहन किया गया है, उससे बचना होगा। और आगे ऐसा ना हो कि आपको पानी के लिए, हवा के लिए तरसना हो। उस दिशा में अभी से हमें काम करना शुरू। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को देखा, जहां तालाब का आपने जिक्र किया, तो तालाब को लेकर भी एक मुहिम चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा हुआ है कि जो तालाब हैं उस दिशा में काम करें, जो तालाब कब्जा कर लिए गए उसको कब्जे से छुड़ाएं, और हर जगह एक तालाब होना जरूरी, अनिवार्य किया हुआ है। इस दिशा में भी काम हो रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची
बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सूखे की टेंशन। इस वक्त उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिले जो हैं वो सूखे की मार झेल रहे हैं, उसके सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं, कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, जसविंदर पंजाब से। जसविंदर, अपनी राय दीजिए। जसविंदर की शायद आवाज नहीं आ रही, संपर्क टूट गया है। संजय एक दर्शक हैं लखनऊ से। संजय जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ, हेलो। हाँ, ये मैं कह रहा था कि जैसे पेड़ लगाने की बात अभी एक ज्योतिषी जी कह रहे थे, तो देश में, प्रदेश में चारों तरफ तो आजकल हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाने की होड़ लगी हुई है। तो हाईवे बनाने में न जाने सैकड़ों एकड़ जमीन एक्वायर की जाती है, उसमें तमाम पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं और उसके एवज में सरकारें उस हाईवे पे एक भी पेड़ नहीं लगाती। अब जैसे मसला यमुना एक्सप्रेसवे बने हुए कितने साल हो गए, कितने साल हो गए। अगर उसके दोनों तरफ या बीच में पेड़ लगाए जाते तो तमाम पेड़ अब तक अच्छे हो जाते, खड़े हो जाते। और ये होड़ लगी हुई है। तो पहले तो ये कि अगर आप एक्सप्रेसवे का काम शुरू करना है तो पहले उसमें पेड़ संरक्षित कर लीजिए, लगा लीजिए, पेड़ पौधे बड़े कर लीजिए ताकि बनते ही उसमें पेड़ लग जाएं। तो ये व्यवस्था तो सरकार को करनी होगी ना। ये तो होड़ लगी हुई है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी राय आपकी है और उम्मीद करेंगे सरकार इस ओर ध्यान देगी। और जैसा कि लंकेश जी ने भी कहा कि जो हाईवेज हैं वहां पर आप डिवाइडर में बीच में लगा सकते हैं, साइड में लगा सकते हैं, ताकि इससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचे। और वहां पर कोई रहता तो है नहीं। और मान लो जैसा लंकेश जी ने कहा था कि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती तो बेचारा दूर दूर तक, अगर गर्मी का मौसम में टेम्परेचर 45-50 है, वो तो बेहाल हो जाएगा। वापस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कमलेश यादव बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। कमलेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? कमलेश यादव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कमलेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चूंकि लंकेश जी के पास वक्त कम है तो सीधा लंकेश जी के पास ही हम आएंगे। बहुत बिजी शेड्यूल है, आपने समय निकाला लंकेश जी। लंकेश, जैसा कि आपने कहा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जी एक जो नक्षत्र है उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है काफी वर्षों से, क्योंकि जब पहले मौसम वैज्ञानिक नहीं होते थे तो नक्षत्रों के हिसाब से हम जानते थे कि बारिश कब होगी जी। तो ये नक्षत्र इस बार जैसा आपने बताया कि बारिश आज रात से ही हो जाएगी। हाँ। और डीके माफ कीजिए एसएन पांडे जी, डॉक्टर एसएन पांडे बोल रहे हैं कि 19 तारीख से होगी जी। देखिए, एक चीज हम बताते हैं, हमारे साथ में मौसम विज्ञानी भी हैं, हमारे साथ में आदरणीय समाजशास्त्री जी भी हैं, सभी लोग हम लोग एक पैनल है। और मैं, देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक विज्ञान है। जैसे कि मैं ज्योतिष विज्ञानी हूँ, आप समाजशास्त्री हैं और आप मौसम विज्ञानी हैं, उसी प्रकार से मैं ज्योतिष का एक वैज्ञानिक हूँ। ज्योतिष की गणनाओं को करता हूँ, उनके नक्षत्रों को समझता हूँ और उसके बाद में आपके सामने सारी चीज़ों को प्रेजेंट करता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जैसे आर्द्रा नक्षत्र हो गया, पुनर्वसु नक्षत्र हो गया और अश्वनी नक्षत्र हो गया, इस तरह से
सूर्य जब इनके आसपास से निकलता है तो वर्षा होना तय है। ये चीजें आप बिल्कुल निश्चित तौर पर जान लीजिए। ज्योतिष का जो जी क्षेत्र पे निर्धारित होता है, जैसे आपने बताया कि नक्षत्र निकल रहा है, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के आसपास है, बिल्कुल इस क्षेत्र पर ये निर्धारित है। बिल्कुल बिल्कुल निर्धारित है। अब आप बड़ी छोटी सी चीज गौर कीजिए कि जैसे समय है, सभी लोग घड़ी पहनते हैं, समय देखते हैं, हमारी आपकी घड़ियों में जो समय है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हम यहां से दुबई चले जाएं तो समय कुछ और होगा, अमेरिका चले जाएं कुछ और होगा, लंदन चले जाएं कुछ और होगा। इसी तरह से जो क्षेत्र का प्रभाव है, देश काल परिस्थिति, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। और एक बात हम लोग बड़ी आसानी से जब हम कुंडली बनाते हैं ना, तो कहते हैं आपका नाम क्या है, आपकी जन्मतिथि क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है। आपके जन्म स्थान का बड़ा ही विशेष प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो इसीलिए जैसा कि मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी कि गंगा नदी का जो स्थल है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर ऐसी समस्याएं देखने को आएंगी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। तो भारत के समाजशास्त्री जी हमारे साथ में जुड़े हुए, वो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हर कोस पर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, वहां पर पानी जो होता है वो बदल जाता है। और जब हम 4 कोस जाते हैं, यानी 12-15 किलोमीटर जाते हैं, तो वहां पर भाषा चेंज हो जाती है। हम जैसे कानपुर की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कानपुर शहर से बिलोंग करता हूं। तो हमारे यहाँ पर किदवई नगर की जो लैंग्वेज है वो कुछ और है। सिविल लाइंस पे चले आइए, वहाँ की लैंग्वेज कुछ और होगी। और अगर हम इसको जाजमऊ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज कुछ और होगी। तो जो हम मौसम की बात कर रहे थे, जो हम वर्षा की बात कर रहे थे, जो हम भगवान इंद्रदेव की बात कर रहे थे, घूम फिर के बात उसी मुद्दे पर आकर के रुकती थी। ग्रह नक्षत्र सब कुछ हमारे साथ में है, लेकिन जो हमारे कर्म है, हमारी कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन हम कर्म तो वैसा करें। अब हम घर में बैठे हुए हैं, सोचे राजयोग हमको मिल जाए, कैसे मिल जाएगा भाई। हम इंद्रदेव को दोषी जरूर करार दे सकते हैं, लेकिन वो दोषी है नहीं, दोषी हम आप है। धड़ाधड़ हम लोगों ने पेड़ काटे। बोले अब लोगों ने बड़ी अजीबोगरीब टेक्निक निकाली हुई है, बोले ये वृक्ष यहां से हटा देंगे, ये वृक्ष लगा देंगे। और लोग केवल वृक्षारोपण के नाम पर फोटो खिंचवा करके अपने घर को चले जाते हैं। उसके बाद वहां की बकरियां, भैंसें, वो सब उन वृक्षों को खाती हैं। तो हमें वृक्षों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। हम अपने घर के बाहर, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, लोग कहते हैं कि ये पेड़ जो होते हैं इनको घर के पास नहीं लगाना चाहिए, आत्माएं आ जाती हैं, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। देखिए, प्राचीन काल में मिट्टी के घर होते थे, तो इनकी जड़ें बहुत फैलती हैं, तो वो मिट्टी के घरों को नुकसान पहुंचा सकती थी। अब तो कंक्रीट के घर होते हैं, तो ऐसा कहीं कुछ है नहीं। तो पीपल, बरगद, आम, नीम, गूलर, ये सब आप जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों को आप लगा सकते हैं। आप पाकड़ का पेड़ लगा सकते हैं, आप जामुन का पेड़ लगा सकते हैं, जो वृक्ष छायादार हो। तो वैसे ही हमें वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्षों को, जैसे कि अभी हाईवेज की बात चल रही थी, अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि हाईवेज के अगल बगल व्यवस्था करके वृक्ष लगाए जा सकते हैं। अरे जब हमारे देश के वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंचने का रास्ता बना सकते हैं, तो हाईवेज के किनारे वृक्ष लगाने में क्या दिक्कत है। तो जब जैसे ही वृक्षों का काटना शुरू हो, उसके 1 महीने पहले से वो चिन्हित कर लिए जाते हैं कि यहां वृक्ष कटेंगे। तो जैसे ही चिन्हित हो कि यहां वृक्ष कटेंगे, उसी समय से वृक्षों को लगाना शुरू कर दिया जाए कि जब तक वो हाईवे पेड़ कटे, हाईवे बने, उसके बाद वो वृक्ष उठा करके वहां पर लगा दिए जा सकते हैं। बड़ी आसानी से ये काम हो सकता है। लेकिन हाँ, हर काम को करने के लिए मन में इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, चेष्टा का होना जरूरी है। हमारे देश के, जैसा कि अभी मैंने एक निवेदन भी किया था कि यदि हमारे प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचे, तो उनको एक अपील करनी चाहिए कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सबको वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष लगा करके उसका संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूं कि आपका जन्मदिन है तो एक वृक्ष जरूर लगाइए। आज के दिन कम से कम 5 लाख लोगों का जन्मदिन होगा, पूरे भारत की बात करें तो, बल्कि ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो अगर सभी लोग वृक्ष लगाएं तो आज के दिन तो 5 लाख 10 लाख वृक्ष लग जाते हैं। और दूसरी चीज, जब अगला जन्मदिन आपका आए, तब जब आप दूसरा पेड़ लगाने, वृक्ष लगाने जाएं, तो जो पहले आपने वृक्ष लगाया है उसको भी देख लीजिए, उसको सुरक्षित है, संरक्षित है, तो आपको खुशी दोगुनी होगी। हाँ, और देखिए एक चीज बताएं कि जो कहते हैं ना कि हमारे कर्म का फल जो होता है वो हमारे
आने वाली पीढ़ी को भी मिलता है। अब हमने धड़ाधड़ एसी चला करके रखे, ओजोन को दिक्कत करी, समझिएगा, बहुत गौर करने वाली बात है, ओजोन को दिक्कत करी। हमारी गाड़ियों में एसी, हमारे ऑफिस में एसी, हमारी कार में एसी, हर जगह एसी रहेगा, घर में भी एसी, सभी जगह एसी। अब हम एसी के बगैर रह नहीं सकते। अगर हमको 2 घंटे बोल दिया जाए कि आपको पंखे में बैठना है तो पसीने से तर हो जाएंगे। तो इन चीजों का भी हमें बड़ा विशेष ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर अपनी चीजों को हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, बेटा घर के अंदर रहो। अब आप कहते हैं मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, कैसे छोड़ेगा भाई? बच्चे को मोबाइल दिया किसने है? बच्चा भोजन नहीं कर रहा, आपने मोबाइल बच्चों को पकड़ा दिया। तो ये चीज हम सभी को समझनी चाहिए, सबको समझनी होगी। एक सवाल और है लंकेश जी आपसे, बताइए कि अक्सर लोग पेड़ों को धर्म से जोड़ देते हैं। हाँ। सनातन धर्म में अक्सर हम देखते हैं पीपल वृक्ष जो है उसकी पूजा की जाती, बरगद की पूजा की जाती, और भी कुछ वृक्ष हैं उनकी भी पूजा की जाती है। लेकिन ये 2 वृक्ष जो हैं इनकी महत्ता बहुत है, उनका फायदा बहुत है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर कोई देता है मेरे ख्याल से वो पीपल है। हाँ, उसके बाद बरगद है। और लगातार हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो हर गांव में आपको ये पेड़ जरूर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। तो मैंने बताया ना कि भाई इनको धर्म से, हमारे ऋषि मुनि जो थे। अब आपको एक छोटा सा कारण और बताता हूं कि जब हमारे यहाँ पितृपक्ष आते हैं तो पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराने की बड़ी अजीबोगरीब परंपरा है कि कौवों को भोजन कराएंगे तो हमारे पितरों तक पहुंच जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, पीपल और बरगद का जो बीज की प्रक्रिया है वो कौवों के पेट में होती है। और जिस समय पर पितृपक्ष के ठीक बाद कौवे जो हैं वो अंडे देते हैं, ताकि कौवों के अंडे सुरक्षित रहें, मजबूत रहें, और पीपल और बरगद की जो प्रक्रिया है, जो बीज की प्रक्रिया है, वो आगे चलती रहे। इस कारण से हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को शुरू किया। उन्हें पता था कि आने वाली पीढ़ी मेरी बात तो मानेगी नहीं, इसलिए उन्होंने हर चीज को धर्म के साथ में जोड़ दिया। और धर्म के साथ में जोड़ा है तो उसका फायदा भी आज सबको मिल रहा है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। हमने अपने घर के बाहर बबूल के पेड़ लगा दिए, आज लगा दिए, आज से 10 साल बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनको बबूल के कांटे चुभेंगे। तो ये रेगुलर एसी चला करके, बच्चों को टीवी और गेम दिखा करके बच्चों का शारीरिक विकास हो ही नहीं पा रहा है। बच्चे वही टीवी, मोबाइल और इन सब में लगे हुए हैं। अब तो जो बची कुछ कसर थी वो ऑनलाइन क्लासेस ने पूरी कर दी। बच्चे परमानेंट मोबाइल लेके लगे हुए, वो चीज घातक है। वापस से मौसम वाली बात पे आते हैं कि जैसे हमने पुनर्वसु नक्षत्र की बात करी, आर्द्रा नक्षत्र की बात करी और रेवती नक्षत्र की बात करी, रोहिणी नक्षत्र की बात करी। इन नक्षत्रों में जैसे कि ये डॉक्टर एस.एन. पांडे जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी ये बात बोली थी कि हमने जब इस पर स्टडी करी तो पाया कि इन नक्षत्रों में वर्षा हुई। जब इन नक्षत्रों में अधिक वर्षा होती तो वर्षा निश्चित तौर पर होगी, लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर हम आवश्यकता से अधिक पानी ना बहाएं। इसका बड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर कि पानी की बहुत बर्बादी होती है। और एक चीज और बता रहा हूं कि जहां से जल निकलता है ना रेगुलर, क्योंकि समरसेबिल आप देखिएगा कि हर 50 फुट की या 100 फुट की दूरी पर समरसेबिल लगा हुआ है, हर घरों में रेगुलर लाइन से लगा हुआ है। वो समरसेबिल जमीन के नीचे एक खो बना रहा है, तो जब सारा पानी निकलेगा तो बालू खिसकेगी और जो घर है ना आपका बहुमंजिला, वो नीचे भी जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें भी आपको समझदारी का परिचय देना है कि पानी कम से कम बहाएं। और यदि हो सकता है कि 2, 3, 4 लोग, 5 लोग कंबाइंड मिलकर के एक समरसेबिल लगा दें। बिल्कुल, क्योंकि एक समरसेबिल जो है वो कम से कम 10 घरों को, 15 घरों को पानी देने में सक्षम है। वाटर सेविंग की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया लंकेश जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें की, जानकारियां दी लोगों को, ताकि लोग अवेयर हों। साथ ही साथ आपने सरकार से भी अपील की है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं, डी.के. त्रिपाठी जी के पास आएंगे। डी.के. त्रिपाठी जी, जैसा कि लंकेश जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री मतलब लोगों से अपील करें, इससे और ध्यान दें, क्योंकि उनकी जो अपील है वो काफी प्रभाव डालती है। हमने पहले भी देखा, स्वच्छता अभियान की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उसके बाद लोगों ने इस विषय में बहुत ध्यान दिया। आज हम बहुत जगह देखते हैं जो स्वच्छता अभियान है वो कहीं ना कहीं उसका असर नजर आ रहा है। डी.के. त्रिपाठी जी, आचार्य जी ने अभी एक बात कही कि वृक्षों को धर्म से जोड़ा गया, उसके पीछे का जो एक भाव था बहुदेवत्ववाद की अवधारणा थी, और उसे थियोलॉजिकल स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज में क्या था, मनुष्य जिन जिन प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित होता था उसे ईश्वर मान लेता था। वृक्ष देवता, जल देवता, वायु देवता,
जो वर्षा देवता, ये सारे देवता होते थे हमारे पहले। उसी प्रकार से वृक्षों को भी देवता का रूप माना गया है, इसीलिए क्योंकि वह मनुष्य के जीवन को संरक्षित करते हैं। शायद यही तात्पर्य था कि उसे धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ा गया। आपने कहा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को एक अपील करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आचार्य जी ने कही। पिछले 2-3 हमने इवेंट्स में देखे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बात के लिए जो है हमारे भारतीय जनता से अपील किया, वो हमारी जनता ने अक्षर से उसका पालन किया और निश्चित रूप से हम बड़े आपदा से बाहर भी निकले। यह सूखे की घटना जो है ये पहले भी हुआ करती थी, लेकिन आज बहुत ही खराब स्थिति में हो रही है। हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वृक्षों का जो आच्छादन नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी को एक अपील करनी चाहिए भारतवासियों से कि हर व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाए। इस अपील का बहुत बड़ा असर होगा। हम आचार्य जी के बात से पूर्णतया सहमत हैं और हम भी चाहते हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, चूंकि हम 25, 23, 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य हैं, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही हो पूरे देश की जनता के प्रति। हम एक वृक्ष जरूर लगाएं और न केवल लगाएं, उसका संरक्षण भी करें, तो शायद इस समस्या से हम जरूर निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। शबी अब्बास हमारे साथ बने हुए, उससे पहले डॉक्टर एस.एन. पांडे जी के पास आएंगे। डॉक्टर एस.एन. पांडे जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये सारा ह्यूमन कॉज है, जो भी क्लाइमेट की समस्या है, ये सारी ह्यूमन के द्वारा बनाई हुई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने बड़े बड़े शहरों को हीट आइलैंड बना दिया है। आप देखते थे पहले हमारे घर के आगे और पीछे थोड़ा लान छोड़ा जाता था। आज की तारीख में आप देखें, किसी घर में मिट्टी नहीं दिखेगी, सारे टाइल्स लगा दिए जाते हैं। इससे हो क्या रहा है कि सारा हीट आइलैंड बन गया है। जब 12 बजता है दोपहर का तो टेम्परेचर 3 डिग्री ज्यादा हो जाता है शहरों का। उसके बाद हमने शहरों में लाखों व्हीकल्स हैं जिनका लेड, जिनका धुआं, ये सारा वातावरण में रहता है। इसके बाद बड़े बड़े शहरों में हमने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए हैं, मेट्रो बन रही है, कहीं पे हाईवेज बन रहे हैं। तो इन सब का जो प्रदूषण होता है, वो जब दिन में हीट होता है तो बहुत गर्मी हो जाती है और शाम के समय क्या होता है, ऊपर एक लेयर बन जाती है जो करती क्या है, गर्मी को ट्रैप कर लेती है। जब ऊपर एक लेयर बन जाएगी तो आप भी समझ सकते हैं, बहुत छोटी सी बात है कि नीचे ही गर्मी हमारी ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाती है। अर्थ रोज शाम को अपनी एनर्जी ब्रॉडकास्ट करती है। तो बड़े शहरों में क्या हो रहा है, इस 12 बजे के बाद गर्मी हुई और गर्मी शाम को ब्रॉडकास्ट हो नहीं पाती है। वो जो हमने एक लेयर बना ली है उससे ट्रैप हो जाती है। जब वो ट्रैप हो जाती है तो गर्म हवाएं ऊपर नहीं जा पाती हैं। जब गर्म हवाएं ऊपर नहीं जाती हैं तो जो मॉइस्चर फीड लेके हवाएं आ रही होती हैं वो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं करती हैं, और जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा नहीं तो वो बरसात होगी नहीं। ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं सारी ह्यूमन कॉज है और पूरा भारतवर्ष की बात नहीं है, पूरी दुनिया में। यूरोप में देखिए आप कितनी गर्मी पड़ रही है, कहीं पे कितनी बाढ़ आ रही है। ये सारी समस्याएं हैं और वैज्ञानिक लगातार इस बात पे आगाह कर रहे हैं भाई इसका सरकारें कुछ नहीं करेंगी, हम सभी करना है। हमें ऐसा कल्चर डेवलप करना है, हमें बच्चों को बिल्कुल, बच्चों यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर एस.एन. पांडे जी, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अब सारी चीजें वही संभालेंगे आने वाले वक्त में देश में। तो ये कह सकते हैं कि जो स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वो ऐसा कल्चर डेवलप करें स्टडी के दौरान कि वो उनका रोल अच्छा हो, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। मतलब पेरेंट्स, टीचर्स और उसके बाद सरकार। हर चीज सरकार पे हम नहीं छोड़ सकते कि सरकार ही सब कुछ करे। अगर आपके स्कूल में पेरेंट्स अगर अपना रोल अच्छा, स्कूल के जो टीचर्स रोल अच्छा अदा करते हैं और पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है। बिल्कुल, ये सर कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा, छोटे स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक। हम लोग बच्चों को ले जाते हैं, गांव में जागरूकता अभियान चलाते हैं,
प्लांट लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक प्लांट की रक्षा करने की जितनी बच्चे के लिए करनी पड़ती है, उससे ज्यादा प्लांट के लिए करनी पड़ती है। मैं बताऊं आपको, कानपुर में मेरे पास ऐसे उदाहरण है जहां लोगों ने जो ट्री गार्ड होते हैं उनको निकाल के अपने घर के लैन में लगा लिया कि अब माया कोई जानवर, कोई सुअर या कोई बच्चे या कुत्ते घुस ना पाए। ये हम लोगों की मानसिकता हो गई है। तो हमें मानसिकता बदलनी होगी, कल्चर बदलना होगा, बच्चों में ये डेवलप करना होगा कि हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें प्लांट लगाने हैं, हमें देश को वाटर कंजर्वेशन करना है, सॉइल कंजर्वेशन करना है। अगर ये चीजें हम लोग नहीं डेवलप करेंगे अपनी नई पीढ़ी में, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली पीढ़ी ऑक्सीजन के लिए तरस जाएगी, पानी के लिए तरस जाएगी और खाने के लिए तरस जाएगी। जो समस्याएं आगे आने वाली हैं, जैसे आप श्रीलंका में देख रहे हैं और दूसरे देशों में देख रहे हैं। बिल्कुल, अभी से इस ओर प्रयास करना शुरू कर देना होगा ताकि भविष्य में आपको इन ऐसी परेशानियों से ना जूझना पड़े जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं। हमारे साथ प्रमोद बने हुए हैं इटावा से। प्रमोद, अगर इटावा की बात करें तो वहाँ पर भी हालात अच्छे नहीं हैं, बारिश हो नहीं रही है, धान की कई लोग रुपाई नहीं कर पाए और रुपाई हो गई तो सिंचाई नहीं हो पा रही है। तो प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिल रही है किसानों को? अगर दीदी इटावा की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी तक कोई भी एक भी बार हल्की फुल्की बारिश अवश्य हुई थी, पर उसको देखते हुए अभी तक कोई भी प्रशासन ने इस पे ऊपर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया और ना ही इस समस्या को लेकर के अभी तक कोई भी किसान लगातार इस चीज को कहते आ रहे हैं कि बारिश की वजह से हम लोग की रुपाई नहीं हो पा रही है। और जैसे कि मक्का है, बाजरा है और ये और भी जो फसलें हैं उनके कारण से मात्र जो बारिश न होने की वजह से जो सारे हालात बने हुए हैं, जैसे कि पिछले साल भी इटावा जो सूखा घोषित हुआ था, ऐसा अनुमानित लगाया जा रहा है कि इस साल भी सूखा होने के घोषित होने के बाद ही कहीं जाकर हल्की फुल्की वर्षा होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। और रही बात इस बार की जो गर्मी का टेम्परेचर है 48 के आसपास इटावा का टेम्परेचर पहुंच चुका था, उसके बावजूद भी अभी तक ये हालात बने हुए हैं। जिस तरीके से जून के महीने में बरसात होती थी, पर अब जुलाई चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी बरसात से राहत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी ठीक है। शबी हमारे साथ बने हुए हैं अम्बेडकर नगर से। शबी, अम्बेडकर नगर की अगर बात करें, भी आपने बताया भी काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, लोगों को उम्मीद है, जैसा कि कह रहे हैं बहुत जल्द बारिश होगी। लोगों की क्या इस वक्त राय है, वहाँ पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? हम चाहेंगे शबी अपने फ़ोन को अनम्यूट कर लें आप। जो किसान हो या फिर आम पब्लिक हो, सबको लाइट की जरूरत है, किसान को भी है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से शास्त्री जी ने बताया और सारे लोग बता रहे हैं कि जो है बारिश 2-1 दिन में बारिश हो जाएगी, तो अच्छी बात है। 2-1 दिन में अगर बारिश हो जा रही है तो कहीं न कहीं किसान के चेहरे भी खिल जाएंगे और गर्मी से लोगों को राहत भी मिल जाएगी। जी, ज़्यादातर शबी जो लोग हैं वो धान की फसल को लेकर परेशान है या फिर बहुत सारी ऐसी फसलें भी उस क्षेत्र में जो है बुआई की जा रही है, रुपाई की जा रही है? जी, इस समय जो है कि धान की जो है रुपाई की जा रही है और कुछ लोगों ने पहले ही कर लिया था, लेकिन वो पानी की वजह से जो है उनकी फसल पूरी तरीके से जो है नष्ट हो गई है। उसके बाद भी जो लोग मेहनत करके पानी भरे और वो किए, तो कहीं न कहीं वो छुट्टा जानवरों ने उनकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल, बारिश का ना होना, जो रुपाई वो भी नष्ट हो रही। उम्मीद है जल्द बारिश होगी। समय कम है, एक लास्ट कमेंट डीके त्रिपाठी जी आपसे लेना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे ताकि जो प्रकृति है उसे छेड़छाड़ ना करें, ताकि जो मौसम का जो टाइम है उसी टाइम पर बारिश हो, लोगों को परेशानी ना होनी हो? डीके त्रिपाठी जी। पूरी चर्चा में एक बात स्पष्ट होकर के बाहर आ गई है, डॉक्टर SN पांडे साहब और आचार्य जी भी और जो हमारे और पैनलिस्ट हैं, उन सब की बातों को सुनने से ये लगता है कि आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए बहुत तस्दीक करने की जरूरत है। एक करिकुलम बनाना पड़ेगा, एक विषय पाठ्यक्रम बनाना पड़ेगा पर्यावरण संरक्षण का और वृक्ष लगाने का, और इसमें फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कोई
रस्मदायगी नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। बहुत अच्छी बात है, समय कम है। लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे डॉक्टर एहसन पांडे जी। मैं अब आप लोगों को एक फोकस देना चाहूंगा कि वो कानपुर मंडल की जहां तक बात है, तो कानपुर मंडल में 19 तारीख की रात से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी जो अगले 3 तक चलेंगी। लेकिन किसानों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि वो अपने खेतों में जल निकासी का प्रबंध जरूर कर ले, क्योंकि अब जो सिस्टम आ गया है कि बारिश पहले तो 20 दिन होती नहीं है और फिर होती है तो इतनी होती है कि किसानों की फसल सड़ जाती है। सबसे जो क्लाइमेट चेंज हुआ है वो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं कि बारिश होती नहीं है फिर ज्यादा होती है, गर्मी पड़ती है ज्यादा पड़ती है, सर्दी पड़ती है ज्यादा पड़ती है। ये सारा क्लाइमेट चेंज के वजह से हो रहा है और सभी को ये सलाह दी जाती है कि अब किसान आगे आने वाले दिनों में कृपया इरिगेशन बंद रखें, क्योंकि पूरे गंगोत्रिक प्लान में कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां 19 तारीख की रात से निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और उम्मीद करते हैं कि बारिश जल्द होगी। आज 17 तारीख की जैसा बता रहे हैं आप, 19 तारीख को होगी और हमारे आचार्य जी लंकेश जी हैं वो तो बता रहे थे कि आज रात से ही शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि सूखे से राहत मिलेगी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर एहसन पांडे जी ने कहा कि किसान जो हैं निकासी की व्यवस्था अभी से कर लें, क्योंकि स्टोरेज होगा पानी का, फिर उससे सब फसल खराब हो सकती है, क्योंकि अब जो बारिश होगी वो बहुत तेज़ बारिश होगी। तो हम चाहेंगे कि जो जानकारी है उसका फ़ायदा उठाएं, आपको नुकसान ना हो। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाज़त। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।